सबको मेरा नमस्कार। केरल विश्वविद्यालय में एमए हिंदी सेकंड सेम में पढ़ने वाले छात्रों को प्रयोजन मूलक हिंदी नामक एक पेपर है, उसे लेकर मैं आज आपके सम्मुख आ गई हूँ। तो आपको पहले यह जानना चाहिए कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी माने क्या होते हैं। क्या है प्रयोजन मूलक हिंदी? किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए रेलवे में जो हिंदी का प्रयोग हम करते हैं, बैंकों में जो हिंदी का प्रयोग करते हैं, न्यायालय में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो इसके रूप में थोड़ा सा भिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी में कुछ न कुछ तो बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जिस हिंदी का प्रयोग होते हैं वो भी उसका एक प्रयोजन है, तो उसमें भी बदलाव हम देख सकते हैं। इसका जो रूप तो समान नहीं होंगे, तो इसलिए कह सकते हैं कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हिंदी को ही हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी खासकर हमारे जीवन में तो कार्यालयों में हिंदी के एक अलग रूप हम देख सकते हैं, है ना। दैनंदिन हम किसी न किसी कार्यालय से संबंधित काम करते आए हैं, तो कॉलेजों में, स्कूलों में भी ऑफिस चलते हैं, फिर हमारे केरल सरकार में भी ऑफिस चलते हैं। यहाँ की जो भाषा मलयालम होने के कारण दफ्तर की भाषा भी मलयालम है। लेकिन यहाँ जिस प्रयोजन हिंदी के बारे में, प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो केंद्रीय सरकार के ऑफिसों में, कार्यालयों में जिस हिंदी का प्रयोग होते हैं उस हिंदी के बारे में। तो केंद्र सरकार के जो विभिन्न कार्यालयों का जो कामकाज के जो मुख्य केंद्र जो है सचिवालय है, सचिवालय से होकर ही केंद्र सरकार के सारे कार्य अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सचिवालय में विभिन्न तरीके के अलग अलग ढंग के जो कार्य मंत्रालय होते हैं, उपविभाग होते हैं, सेशंस होते हैं, इन सभी से होकर केंद्र सरकार के जो कामकाज आगे की ओर चले जा रहे हैं। तो किस प्रकार केंद्र सरकार के ऑफिसों में हर दिन बहुत सारे डाक आते हैं, बहुत सारे डाक जाते हैं। इन आने वाले डाकों को हम क्या कहेंगे? आवतियां कहेंगे, और जाने वाले डाकों को हम जावतियां कहेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार जो आने वाले डाकों को एक केंद्रीय पंजीकृत अनुभाग होते हैं वो स्वीकार करते हैं, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्री सेशन। तो केंद्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय में एक केंद्रीय पंजीकृत अनुभाग होते हैं। ये इनका काम यह है कि वहां पर जो आने वाले डाकों को ये स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद वो क्या देखते हैं, ये किन किन विभागों से संबंधित पत्र हैं, डाक हैं, तो वो देख लेते हैं। कुछ पत्र तो शिक्षा विभाग से संबंधित होंगे, कुछ तो क्या है व्यवसाय से संबंधित होंगे, कुछ तो अन्य विभागों से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार इन्हें जो काट छांट करते हैं, छानबीन करते हैं, इसे अलग रख लेते हैं। तो इस प्रकार जो आने वाले पत्रों को छाननी कर दी जाती सेशनों के मुताबिक। तो उस समय वो देख लेते हैं कि कुछ पत्र ऐसे हैं, तो कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो गोपनीय, अति गोपनीय लिखा हुआ आता है। इस प्रकार के जो कॉन्फिडेंशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स को वहां पर खोला नहीं जा सकता, उसे बंद लिफाफे में ही वहीं रख दिया जाता है। तो अन्य सारे के सारे जो पत्रों को वहां के लिपिक खोलकर देख लेता है। तो आपके समझ में आया ना। जो लिपिक उसे खोल के देख लेता है, फिर उसे जो सेशन या विभाग के अनुसार उसे छांट कर रख लेते हैं। छांट कर रख लेने के बाद वो तो एक इनवर्ड रजिस्टर लेके आते हैं, इनवर्ड रजिस्टर, आवक रजिस्टर लेके आते हैं। और आवक रजिस्टर में जिन जिन पत्रों की सूची देनी चाहिए उसके बारे में भी लिखा हुआ है आपके किताब में। तो उसमें कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड लेटर वहां पर आते हैं उसे भी जो है आवक रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। फिर जो है न्यायालय से, जो कोड़दी वगैरह से आने वाले जो समन, करार, सेवा पंजी आदि महत्वपूर्ण पत्रों को भी उसमें शामिल कर दी जाती है। फिर गोपनीय पत्र, महत्वपूर्ण पत्र, परम गोपनीय पत्रों को भी उसमें क्या है वर्गीकृत
अन्य वर्गीकृत डाकों को भी इनवर्ड रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं। फिर सभी प्रकार के जो तार का मतलब क्या है, जो टेलीग्राम, आजकल वो नहीं है, जो पुराने जमाने में जो है तार का बोलबाला था, तो उस समय इनवर्ड रजिस्टर में उसे भी दर्ज कर दिया जाता था। फिर अनेक अनौपचारिक फाइलें भी आते रहते हैं, उससे भी इनवर्ड रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार इनवर्ड रजिस्टर में दर्ज कर देने के बाद क्या करते हैं, इन पत्रों को, इन डाकों को जिन जिन विभागों और अनुभागों को देना है, उन विभागों और अनुभागों को दे दिया जाता है। तो ये प्रोसेस आपके समझ में आया ना। फिर इन अनुभागों और विभागों में ये पत्र पहुंचने के बाद क्या होता है, तो इस प्रकार जो अनुभागों में प्राप्त डाक को वहां एक लिपिकी होते हैं, दैनिकी लिपिकी, डायरिस्ट क्या करते हैं, उसे अनुभाग के अधिकारी सेशन ऑफिसर के पास अवलोकनार्थ रख देते हैं। सेशन ऑफिसर को इसका जो अवलोकन करने के लिए सेशन ऑफिसर के पास कौन रख लेते हैं, इसे दैनिकी लिपिकी, डायरिस्ट। तो अनुभागों में या विभागों में एक डायरिस्ट होते हैं, वो वहां पर मिले डाकों को अवलोकन के लिए वहां के जो सेशन अधिकारी हैं उसके पास भेजते हैं, उसके टेबल पे रख लेते हैं। फिर ये सहायक अधिकारी क्या करते हैं, सहायक अधिकारी इन प्राप्त पत्रों को देख लेते हैं और इस पर जो आवश्यक कार्रवाई हेतु तुरंत एक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, एक विशिष्ट सहायकों के नाम, वहां पर ये सेशन अधिकारी के अधीनस्थ बहुत सारे जो असिस्टेंट होते हैं, हर एक असिस्टेंट के नाम पे हर एक लेटर अंकित करके उनके टेबल पे वो भेज देते हैं। तो सेशन अधिकारी कुछ नहीं करते, उसके जो सहायक ही एक्शन ले लेते हैं, तुरंत कार्रवाई करने के लिए उनके टेबल पे उनके नाम लिख के ये पत्र उनके टेबल पे भेज देते हैं। इस प्रकार जो अंकित पत्र अनुभाग की डायरी में दर्ज करके संबंधित सहायकों या असिस्टेंट को सौंप जाते हैं। तो इस प्रकार जो सेशन अधिकारी उसमें असिस्टेंट का नाम लिख के दे देते हैं, तुरंत उसके टेबल पे नहीं देना चाहिए, इसके पहले वहां पर एक अनुभाग डायरी होते हैं, उस अनुभाग डायरी में इसे दर्ज करने के बाद ही असिस्टेंट को ये देते हैं। तो सरकारी अनुभागों में प्राप्त पत्रों को हम दो तरीके से इसे विभाजित कर सकते हैं। सरकारी अनुभागों में, सरकारी सेशन में प्राप्त जो पत्रों को हम दो तरीके से उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है ऐसे पत्र जिनका निपटान अनुभाग अधिकारी द्वारा ही कर दिया जाता है। ये ऐसे पत्र होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होने के साथ साथ जिनका मकसद मात्र सूचना देना या अवलोकन ही होता है, इन्हें तुरंत निपटाया जा सकता है। ऐसे पत्रों पर कोई विशेष निर्णय लेने की जरूरत नहीं होता और ना ही उनके द्वारा नीति निर्धारित की जा सकती है। तो पहले प्रकार के जो पत्र क्या होते हैं, एक तो इसका निपटान, इसका डिस्पोजल तो अनुभाग के अधिकारी ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विशेष निर्णय लेने की जरूरत भी नहीं होते। एक साधारण तरीके के एक लेटर होते हैं, इसका जो मकसद है सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करना या अवलोकन के लिए ही भेजा जाता है। तो इसका डिस्पोजल तो तुरंत ही कर सकते हैं, इसके निपटाना जल्दी ही इसका निपटान हो सकता है, यह सेशन अधिकारी ही कर सकते हैं। तो यही जो प्रथम भाग में आने वाले पत्र है, प्रथम विभाग के पत्र है। जो दूसरे तरीके के जो पत्र होता है वो कुछ विशेष प्रकृति के पत्र होता है, जिन पर निर्णय लेना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे महत्वपूर्ण पत्रों को संबंधित सहायक फाइल में विशेष नोट लिखकर प्रस्तुत करता है। ये तो किसी विशेष विषयों से संबंधित होते हैं, तो उस पर निर्णय लेने के लिए सहायक क्या करते हैं, फाइल के अंदर कुछ नोट लिख के उसे प्रस्तुत करता है, पर अनुभाग अधिकारी उस नोट को देखकर उसका कुछ सुझाव
लिखित रूप में देकर पत्र को उच्च अधिकारी अथवा सचिव के पास निर्णयार्थ भी भेज देते हैं। तो दो प्रकार के पत्र अनुभागों में आते हैं। एक प्रकार के पत्र सीधे उसके जो सेशन अधिकारी उसका जो डिस्पोजल कर सकते हैं, सिर्फ उसका जो मकसद है किसी न किसी सूचना का आदान प्रदान करना। लेकिन दूसरे प्रकार के पत्र जो है उस पर एक निर्णय लेने की जरूरत होती है। तो ये निर्णय अनुभाग अधिकारी खुद नहीं ले सकते, ये असिस्टेंट के नाम पे इस लेटर को भेजते हैं। असिस्टेंट क्या करते हैं, उसे अच्छी तरह पढ़ के कुछ टिप्पण वगैरह लिख के फाइल के अंदर उस टिप्पण को लिख के अधिकारी के पास, सेशन अधिकारी के पास देते हैं। तो सेशन अधिकारी इस नोट वगैरह को पढ़ के अपना जो कुछ निर्णय भी है उसे भी वो नोट करके अपने जो सुझाव भी है इस फाइल पर, उनका कुछ सुझाव है तो उसे भी लिख के अंतिम निर्णय के लिए किसके पास ये फाइल भेजेंगे, उच्च अधिकारी या सचिव के पास इसे भेजेंगे। तो खुद जो सेशन अधिकारी इस पर निर्णय नहीं ले सकते। इस प्रकार के लेटर, दो ढंग के लेटर अनुभागों में और सेशन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो कामकाज जो है अक्सर सचिवालयों में होता रहता है। जो सचिवालय के जो कार्य पद्धति पूछा जाए तो आपको यही लिखना है कि जो सचिवालय के अंतर्गत अनेक विभाग, अनुभाग, कार्यालय जो कार्यरत रहते हैं, वहां पर हर एक दिन अनेक पत्र आते हैं। इन पत्रों को एक पंजीकृत रजिस्ट्री में, पंजीकृत रजिस्ट्री वहां पर होते हैं, पंजीकरण अनुभाग वहां होते हैं। वो अनुभाग उसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद क्या करते हैं, उसमें कुछ गोपनीय और परम गोपनीय लेटर्स होते हैं, उसे अलग करके बाकी पत्रों को वहां की लिपि खोल देता है। फिर क्या करते हैं, खोलने के बाद वो किस विभाग या सेशन को ये पत्र भेजना है उनके मुताबिक उसे छान करके रख लेते हैं। फिर एक इनवर्ड रजिस्टर ले लेते हैं और उस इनवर्ड रजिस्टर में वहां पर आए हुए लेटर्स को दर्ज कर देते हैं। दर्ज करने के बाद जिन विभागों और अनुभागों को इसे भेजना है उन विभागों और अनुभागों को इसे भेज देते हैं। और अनुभागों में जो लेटर प्राप्त होते हैं वहां के डायरिस्ट क्या करते हैं, उसे अवलोकनार्थ सेशन अधिकारी के टेबल पे रख लेते हैं। तो सेशन अधिकारी उस पत्र को देख लेते हैं और उस पर जो ठोस निर्णय लेना है तो किसी असिस्टेंट के नाम पे नाम अंकित करके उसे उसके पास भेज देते हैं। उसके पास भेजने के पहले वहां पर एक डायरी होते हैं, उस डायरी में उसे दर्ज कर लेते हैं। तो इस प्रकार उन अनुभागों में आने वाले लेटर, दो प्रकार के लेटर होते हैं। एक में सिर्फ सूचना का आदान प्रदान होते हैं, उसका जो निपटान ये सेशन अधिकारी ही कर सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लेटर है उसका निपटान या उसका निर्णय तो सेशन अधिकारी नहीं दे सकते। उस समय क्या करेंगे, उस समय वो यही करेंगे कि उसे सहायक के पास भेजते हैं। तो सहायक उस फाइल को अच्छी तरह पढ़ के कुछ नोट वगैरह लिख के जो सेशन अधिकारी के टेबल पे रखेंगे। जो सेशन अधिकारी उस नोट वगैरह को पढ़ने के बाद अपने जो सुझाव है तो उस सुझाव का मतलब सजेशन को भी उसमें लिख के उसे उच्च अधिकारी या फिर सचिव के पास भेज लेते हैं। तो अंतिम निर्णय सचिव या उच्च अधिकारी ही ले लेंगे। इस प्रकार जो साधारण तौर पे वहां का कार्य चल रहे हैं। तो ये सचिवालय में सामान्यतः सचिव ही प्रमुख होते हैं। तो सेक्रेटेरिएट में वहाँ के जो सेक्रेटरी ही प्रमुख अधिकारी होते हैं और सचिव के अतिरिक्त वहां पर कौन कौन होते हैं, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सुपरिटेंडेंट, सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, हास्य लिपिक तथा टंगक आदि अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो नियमित सरकारी कामकाज का निष्पादन करते हैं। तो वहां के जो कामकाज करने के लिए सचिवालय में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो आप जानते हैं सचिव, सेक्रेटरी, फिर कौन कौन होते हैं, संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, उप सचिव होते हैं,
और अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी होते हैं, फिर अनुभाग अधिकारी सेशन ऑफिसर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फिर सहायक होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, और अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं और पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, फिर टाइपिस्ट भी होते हैं। तो इन सभी के जो कामकाज से वहां का जो कार्य पद्धति, सचिवालय का कार्य पद्धति अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभाग होते हैं। मिनिस्ट्री के अंतर्गत अनेक डिपार्टमेंट्स होते हैं और अन्य कार्यालयों में महानिदेशक, निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यवेक्षक, प्रधान लिपिक, दफ्तरी, टेलीफोन परिचालक, अनुवादक आदि पदाधिकारियों तथा कर्मचारी अपना नियत कामकाज करते हैं। तो इस प्रकार सचिवालय के अलावा ये केंद्रीय सरकार के अंतर्गत अनेक विभाग होते हैं और सेशंस होते हैं, अन्य कुछ कार्यालय होते हैं। वहां पर जो है डायरेक्टर जनरल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और सब जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, फिर सुपरवाइजर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, हेड क्लर्क होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं और टेलीफोन अटेंडर्स होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं और अन्य अनेक ऑफिस कर्मचारी भी होते हैं। इनके हिसाब से वहां का कार्य सुचारू ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो आगे मैं आपके सामने और एक टिप्पणी और आलेखन को लेकर फिर से एक वीडियो के साथ उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे।